जब भी एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन में हमने दो चीजें देखनी है। पहला मेन कुंडली, दूसरा नवमांश कुंडली। और एजुकेशन के लिए जो कुंडली होती है, हमारे डिविजनल चार्ट होते हैं, वो डिविजनल चार्ट है। कोई बताएगा कि एजुकेशन के लिए कौन सा डिविजनल चार्ट है? D24। D24। सभी देख लें ध्यान से कि D24 जो चार्ट है वो हमारे एजुकेशन का है। लगन कुंडली यानी कि मेन कुंडली और D9, तो जितने भी हम टॉपिक करेंगे सभी में देखेंगे लगन कुंडली और नवमांश कुंडली, ये तो हर एक में देखना ही देखना है। इसके अलावा हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक डिविजनल चार्ट है। जैसे आप पेरेंट्स की बात करेंगे तो D12, संतान की बात करेंगे तो D7, बात करेंगे D10, इसी तरह से एजुकेशन की बात करें तो D24। वेरी गुड, सबको याद होना चाहिए। अब ये डिविजनल चार्ट D24, इसको हम साइड में रख देते हैं, इस टॉपिक को साइड में रख देते हैं, क्योंकि D24 जितनी आपके पास कुंडली आएंगी उनमें से मैक्सिमम 10 का देख पाओगे, बाकी 90 का नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि जिसका भी बर्थ टाइम 2 मिनट से 1.5 मिनट से ऊपर इधर उधर हुआ, मान लो 5:30 की बजाय 5:33 हो गया, तो आप D24 चार्ट मिलेगा ही नहीं। ये सब डिविजनल चार्ट पे बाद में बात करेंगे, अभी सीधे एजुकेशन पे बात करते हैं। तो एजुकेशन के लिए अपने को दो पे तो मेन तौर पे डिपेंड रहना पड़ेगा, दो चार्ट पे, एक लगन चार्ट और दूसरा D9 यानी कि नवमांश कुंडली। तो पहला तो फार्मूला यही हो गया कि एजुकेशन जब हम किसी बच्चे की देखेंगे, उसकी इंटेलिजेंस देखेंगे, तो D1 और D9 चार्ट पे फोकस करना है अपने को। अब विषय में प्रवेश करते हैं, यानी कि शुरू करते हैं एजुकेशन। आप ये बताइए कि एजुकेशन लेगा कौन? जब एजुकेशन की बात करते तो कोई एक व्यक्ति एजुकेशन लेने वाला तो है ना। एक बच्चे कुंडली लेके आए तो बच्चे को एजुकेशन लेके कौन लेगा? कौन? वो बच्चा ना। कोई आके मुझसे कहता है कि जी मेरे बच्चे का बताओ कि एजुकेशन में कैसा रहने वाला है, तो यानी कि एक बच्चा है जिसको एजुकेशन लेनी है, और वो बच्चा रिप्रेजेंट होता है कौन से भाव से? पंचम। ये किसने बोला? अमित जी ने। जी। अमित जी, लगन इंसान खुद होता है। अब यही समझने की है, प्रथम भाव से देखेंगे। जो एजुकेशन ले रहा है वो बच्चा है। जैसे मैं अपनी कुंडली की बात करूंगा तो लगन मैं हूं ना। हाँ जी। तो एजुकेशन ले रहा है तो कौन ले रहा है? बच्चा ले रहा है, तो उसका पहला भाव, तो पहला भाव देखना होगा हमें। एजुकेशन की बात करेंगे तो पहला भाव सबसे पहले देखेंगे, भाई लगन ठीक ठाक है, वो बीमार तो नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है बीमारी की वजह से आ जाती है। तो पहली कंडीशन क्या होगी? हेल्थ। क्यों? हेल्थ हो गई। हेल्थ नहीं, लगन की बात कर रहा हूं, वो खुद एजुकेशन मतलब बीमार तो नहीं है, हेल्थ ही हुई ना, तो उसकी हेल्थ ठीक है। मैम उसमें बहुत सारे फैक्टर आएंगे अभी जब हाँ इसको जी, हाँ जी। तो एजुकेशन लेने वाला वो देखेंगे। ठीक है, एक बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे की सबसे पहली लर्निंग कब होती है?
कहाँ से होती हैं पहली लर्निंग्स? मदर से। केवल मदर से? सर घर के प्रत्येक प्राणी से धीरे, उसकी जॉइंट फैमिली से। इससे जॉइंट फैमिली। अब जॉइंट फैमिली की बात करेंगे तो कौन सा एस्पेक्ट आ गया? सेकंड हाउस हो गया। सेकंड हाउस। अरे वाह, आप लोगों तो आ गई। ये मान लो कि आज एडवांस कोर्स कर लिया आप लोगों ने। अब किसी बच्चे की लर्निंग में ज्वाइंट फैमिली का काफी बड़ा रोल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल उस पूरी ज्वाइंट फैमिली में किसका होता है? माँ का। माँ का। चलो जी। और अब देखते हैं कि कुंडली में एजुकेशन का भाव कौन सा है, एजुकेशन का कौन सा हाउस है? 5वां। एक ना में कुछ शोर है और वो अनम्यूटेड है, प्लीज म्यूट कर ले। तब आना, पता चलो उसकी मम्मी मना कर देगी। हाँ प्लीज। यहां तक होगी एजुकेशन की बात। क्या बगैर मेहनत किए किसी को अच्छी एजुकेशन मिलती है? नहीं। केवल सोचे। आपने देखा होगा कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उनके एफर्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई के मामले में। उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले होते हैं तभी वो एजुकेशन में सक्सेस होते हैं। और एफर्ट्स जो हमारे रिप्रेजेंट होते हैं, कोई इंसान कितने एफर्ट्स करेगा, वो एफर्ट्स कौन से हाउस से आते हैं? 6th हाउस। 6th हाउस। तो एजुकेशन में ये सारी चीजें देख लो जी। जब भी हम एजुकेशन की बात करेंगे, जब भी हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे, तो 1st हाउस, 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस पे जाके बात करेंगे। अब इसमें किसी की भी एजुकेशन की जब बात करेंगे तो उसमें कुछ हाउसेस को हम सेकेंडरी रखेंगे, कुछ को प्राइमरी रखेंगे। जैसे 1st हाउस, ये डायरेक्ट एजुकेशन नहीं है, बट ये डायरेक्ट एजुकेशन ना होते हुए भी एजुकेशन की नींव बना हुआ है, उसकी फाउंडेशन है। 2nd हाउस फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। 2nd हाउस फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन लर्निंग की नींव बना हुआ है। और बच्चे की स्कूलिंग, अब तो 12th तक स्कूलिंग हो गई है, मैट्रिक या उससे नीचे की स्कूलिंग, प्राइमरी लेवल तक की स्कूलिंग 4th हाउस से रिप्रेजेंट होती है। तो यानी कि फॉर्मल अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल पहला किस भाव का आएगा? 4th हाउस। और वो मदर का भी। 4th हाउस बचपन का भी होता है। जिसका 4th हाउस अच्छा होता है, ये मान लो कि उसका बचपन भी अच्छा होता है। उस इंसान का नेचर की कुंडली करें हम, 4th हाउस नेचर को भी बताता है कि कितना ये बच्चा दूसरों का सम्मान करने वाला, अपनापन देने वाला, ये सारा के सारा 4th हाउस से ये चीजें भी रिप्रेजेंट होती हैं। अब फॉर्मली जिसको हम डिक्लेयर करते हैं, देखते हैं कि भाई एजुकेशन यानी कि शिक्षा का भाव वो कौन सा है? 5th हाउस। 5th हाउस। तो मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि कुछ भाव
डायरेक्ट एजुकेशन है, कुछ हाउसेज यानी कि भाव ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, बट उन भावों के बगैर एजुकेशन पॉसिबल नहीं। जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उनमें से हम फोर्थ और फिफ्थ को अहमियत देते हैं, चौथे और पांचवें को। ये तो हो गए भाव कि एजुकेशन की, जब किसी की एजुकेशन की बात करेंगे, कुंडली देखेंगे तो उसके फोर्थ और फिफ्थ भाव को जरूर देखना है। फोर्थ और फिफ्थ भाव को देखने के बाद हम उसके कितना वो एजुकेशन में एफर्ट डालेगा, उसके लिए सिक्स्थ हाउस भी देखेंगे, उसका लगन भी जरूर देखेंगे। यहां तक सब क्लियर है? हाँ जी। प्लीज किसी का प्लीज निधि जी चेक करिएगा, किस म्यूट कर दीजिएगा, आप अपने पार्ट पे म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि किसी को शायद अंदाजा नहीं लग पा रहा कि वो उनका अनम्यूट है। ठीक है, तो कुंडली में जब हम एजुकेशन की प्रेडिक्शन करेंगे तो भाव देखेंगे। क्या देखेंगे? भाव। और भाव में भी पंचम और चतुर्थ। अब एजुकेशन के सिग्निफिकेटर देखेंगे। चलो भाव में एक और चीज कर लेते हैं। D9 में भी यही देखना अपने को। D9 में भी हम पंचम भाव जरूर देखेंगे। D9 में क्या देखेंगे? फिफ्थ हाउस। ये तो हो गया भाव की बात कि D9 में भी पंचम और लग्नेश जरूर देखना है। D9 का वो इंडिपेंडेंट होगा। मान लो अब ये D9 आ गया, यहां पे हमारा शुरू हुआ 3 नंबर लगन से, तो 4 5 7, तो पंचमेश पंचम भाव में 7 नंबर राशि हो गई। अगर D9 हमारा शुरू हुआ D9 शुरू हुआ मान लो 6 नंबर, तो D9 में अब पंचमेश कौन हो गया? शनि। मकर लगन। पंचमेश होगा शनि। D1 में शुक्र था और D9 में शनि। तो महाराज को भी ऐसे ही देखना इंडिपेंडेंटली। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ जी। यानी कि जैसे हम D1 को पढ़ेंगे इसी तरह D9 को भी पढ़ना है। एनी डाउट? चलो कुंडली में मैं करके दिखाऊंगा इस बारे में। ओके, तो पहला फॉर्मूला है कि कौन कौन से भाव हमें देखने हैं। भाव कौन से देखने हैं? D1 के लगन, D2, D4, D5, सॉरी D1 फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस। यहां तक समझ में आया? हाँ। नवमांश कुंडली में भी ऐसा ही देखना है। नवमांश कुंडली में भी देखना है। अब जब हम एक बार कुंडली में भाव देख चुके हैं तो पंचमेश की स्थिति देखनी है, फिफ्थ लॉर्ड की सिचुएशन देखनी है कि फिफ्थ लॉर्ड कहां प्लेस्ड है। अब जो मैं बोल रहा हूं, फिफ्थ लॉर्ड के PAC प्लेसमेंट, आस्पेक्टिंग और कंजंक्शन, PAC रिलेशन, यानी कि वो कहां बैठा है, कौन उसको देख रहा है और वो किस किस को देख रहा है, दृष्टि संबंध।
और सी, सी मतलब कंजक्शन, वो किसके साथ युति करे बैठा है, यानी कि पंचमेश के संबंध किस किस के साथ है। पीएससी रिलेशन देखने उसके, उसके संबंध देखने, पंचमेश कहां बैठ गया कुंडली में। पहले भाव देखना है, ये जो भाव मैंने बताए थे 1 2 4 5 6। दूसरा हमने पंचमेश देखना है। क्या देखना है? पंचम भाव, पंचमेश। पंचमेश। यस, पंचम भाव का स्वामी, क्योंकि एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना अब हम। विक्रम जी, कौन सा ग्रह देखना है अपने को? शनि। पंचमेश, ग्रह कोई भी हो सकता है, ठीक है। जब हम भाव देख चुके, ग्रह देख चुके, उस ग्रह के संबंध देख चुके कि पंच के साथ क्या संबंध है, तो हमें फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेटर देखने हैं, फिफ्थ हाउस के कारक ग्रह देखने हैं, एजुकेशन के कारक ग्रह देखने हैं। तो सभी नोट कर लो ये। और एजुकेशन के सिग्निफिकेटर हैं जुपिटर एंड मरकरी, गुरु और बुध। आप प्लीज इस चीज को जरूर ध्यान दें। अगर आपने केवल इतना मात्र देख लिया, लगन कुंडली का 5वां भाव, चौथा भाव, दूसरा भाव, लगन और 6th, और ऐसे ही नवमांश कुंडली का 5th लॉर्ड और 5th हाउस देख लिया, और वापस D1 में आके इसके सिग्निफिकेटर देख लिए, उनके संबंध देख लिए, तो मान के चलो कि 70% आप प्रिडिक्शन एजुकेशन की सही कर सकते हो। यस, इट्स ट्रू। केवल इतनी सी बात समझनी है। अब इसी चीज को हम एक कुंडली पर लगाते हैं, जो चीजें मैंने बताई है इसी को किस पे लगाते हैं? कुंडली पे। इट्स ओके। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज बताएं, उलझना नहीं है, क्योंकि पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे हम, एक एक पॉइंट को। कोई भी एक जना जिसने एजुकेशन में बहुत अच्छा किया हो, ऐसे इंसान की एक कुंडली बताएंगे, अर्थ बताएंगे, कोई भी, आप में से कोई भी। हाँ, अच्छे में मतलब समझ नहीं आ रहा। मैं आपने पीएचडी किया, आप अपनी बताओ, सीधा सा एक बात है। हाँ, मैं इसमें बता देती हूँ। तो इसमें क्या बताना है मुझे? डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, 24 जनवरी जनवरी 1975। 1975। हाँ, और समय 7:15 सुबह, शाम को साय मतलब 7:15 PM। 12 7 19 19 15 दिल्ली में। और दिल्ली। ठीक है जी, थैंक यू। अब हम ये अभिलाषा मैम की कुंडली है, इस पे डिस्कस करते हैं कि जो फॉर्मूला मैंने बताया एजुकेशन के लिए, वो फॉर्मूलाज इनके लिए कितने सार्थक हुए। और ये देखो बाय चांस ए लिखा हुआ है, ए फॉर अभिलाषा। क्रिएट पीडीएफ।
सबको विजिबल है ये? विजिबल है। जो बनी है ये विजिबल है सबको? हाँ जी विजिबल है सर। ठीक है, गुड। अब ये लगन कुंडली, ये है लगन, सबसे बड़ी है लगन कुंडली यानी कि D1। साथ में मून चार्ट जो हमारे गोचर के लिए है। ये नवमांश कुंडली है, कर्सर जिस पे घूम रहा है मेरा, ये D9। ये सर्वाष्टक वर्ग है और ये दशमांश है। दशमांश है प्रोफेशन के लिए देखते हैं। तो अपने को अभी D1 पे बात करनी है। जब हम D1 की बात करेंगे तो मैंने बताया फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस। अब जब इन हाउसेस को देखेंगे उसमें डायरेक्ट एजुकेशन पे आएंगे तो फिफ्थ हाउस सबसे पहले पकड़ लिया हमने। क्या पकड़ा? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। अब आप ये देखिए कि फिफ्थ हाउस कहां बैठा हुआ है। फिफ्थ हाउस मतलब कौन सी राशि है वहां पर? फिफ्थ हाउस में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि है। अब ये जितने चुप रहने वाले ना सभी बोलेंगे। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल। और मंगल कहां पर बैठा? सिक्स्थ हाउस। और सिक्स्थ हाउस क्या दिखाता है? एफर्ट्स। अब मैंने एक बात कही थी कि पंचम भाव और पंचमेश यानी कि इनके पंचम भाव का स्वामी एफर्ट्स के घर में बैठ गया और इनके एफर्ट्स एजुकेशन के लिए एक्सीलेंट एफर्ट डालेंगे। जी बताइए, क्या ये बात सही है? हाँ जी बिल्कुल 16 में। अब मैंने एक बात कही थी कि पंचमेश और पंचम के पीएसी रिलेशन यानी कि उनको कौन कौन देख रहा है और वो किस किस को देख रहे हैं। ठीक है, पंचम में कौन से ग्रह बैठे हुए, प्लेसमेंट कैसी, तो ये नोट कर लो। जिस इंसान के पंचम भाव में राहु बैठा होगा, एजुकेशन के फील्ड में उसमें भाव में राहु बैठा है, वो इंसान हर बात की गहराई को समझने में सक्षम होता है। इनर मीनिंग ऑफ एवरीथिंग। ऐसा इंसान हर चीज के इनर मीनिंग को समझ जाता है। भगवान का ये ब्लेस होता है उसके ऊपर। अभिलाषा जी बताइए कि हर चीज के इनर मीनिंग आपको पता है? हाँ बहुत बहुत डेप्थ में होते हैं और कई बार बहुत मतलब लोगों को लगता है कि बड़ा अविश्वसनीय है। अगर मैं बात कर रही होती हूँ ना, कोई बात जैसे इनिशिएट होती है और मैं बताती हूँ कि नहीं ये ऐसे नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस ये है और ये बात इस तरीके से नहीं है जैसे प्रेजेंट की जा रही है, इसका छिपा हुआ मीनिंग ये है, तो वो चाहे वो कितना भी टाइम हो लेकिन अल्टीमेटली मीनिंग वही आता है। यस आप नोट कर लोग इस चीज को। राहु सर मेरा भी है सर, फिफ्थ हाउस। यस, जिसके भी फिफ्थ हाउस में राहु होगा वो इंसान हर बात के इनर मीनिंग जानने में सक्षम होगा। ये फॉर्मूला है। अब अगली बात करते हैं। इस कुंडली में सबसे पवित्र ग्रह जो है
किसी भी कुंडली में सबसे अच्छा ग्रह कौन सा माना जाता है? जुपिटर। लग्नेश। लग्नेश होता है। लग्नेश। मैम जुपिटर नैसर्गिक तौर पे नेचुरली वो एक सौम्य ग्रह है नेचुरली। हाँ जी हाँ जी। लेकिन कुंडली में, किसी भी कुंडली में अगर हाँ लगन हाँ, वो तो लग्नेश होगा। शनि महाराज है तो उस कुंडली के लिए वो सबसे अच्छा ग्रह हो गया। तो लग्नेश को सबसे अच्छा माना जाता है। और एजुकेशन के लिए मैंने कहा कि लग्नेश देखना जरूरी है। पहला भाव। अब पहले भाव का इस कुंडली में, और अंशुल जी बताएं कि कौन है पहले घर का स्वामी? चंद्रमा। चंद्रमा। इस कुंडली में चंद्रमा की सिचुएशन क्या है? 11वें घर में बैठे हैं जी। 11वें घर में बिल्कुल बैठा हुआ है, लेकिन उसकी सिचुएशन क्या है? केतु के साथ है। केतु के ग्रहण साथ। पे। जब भी और केतु चंद्र ग्रहण की। चंद्रमा केतु, चंद्रमा या सूर्य दोनों में से कोई भी केतु के साथ या राहु के साथ आएगा तो क्या होगा उसको? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। यानी कि ग्रहण बन जाएगा, यानी कि लगन को ग्रहण बन गया। और इनका लगन जो है वो मात्र 28 डिग्री 28 डिग्री 29 पे ही है सर। 29 डिग्री है। और जब 4 नंबर लगन 29 डिग्री 27 से ऊपर पहुंचता तो वो लगन गंडांत भी होता है। हाँ। इट मींस ये मर्जी कितने एफर्ट्स डाल लें, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ इनके एफर्ट्स में आड़े आ सकती है। हेल्थ इश्यूज इनको रह सकते हैं, ज्यादातर चांस है। आप बताइए। हाँ ये सच है। हेल्थ हमेशा आड़े आती है, स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है, इसलिए एफर्ट्स डालने के बाद भी कई बार बिल्कुल पीक जब होता है ना, जब रिजल्ट मिलने होते हैं या जब मुझे वो बिल्कुल पीक टाइम पे चाहिए होता है कि नहीं हेल्थ ठीक होनी चाहिए, उस समय हेल्थ खराब होती है। बस अब हम बात करते हैं पंचम भाव पे किस किस की दृष्टि है। लग्नेश की है। लग्नेश सबसे पवित्र है, बट वो चाहे कितनी भी खराब स्थिति में है, लेकिन वो 5वें घर को देख रहा है। किसको देख रहा है? अच्छा घर को। तो ऐसा जिस घर को सबसे पवित्र ग्रह देख रहा हो, क्या वो उस घर के किसी काम को रुकने देगा? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कितनी प्रॉब्लम आ जाए, ये एजुकेशन को नहीं रुकने देंगी, उसको सिरे चढ़ा के मानेंगे। इज इट ट्रू? हाँ बिल्कुल। और बिल्कुल मतलब खराब हेल्थ के बावजूद जितना मैं टारगेट करती हूँ एजुकेशन का, वो अचीव करती हूँ। हेल्थ खराब में भी, मतलब मैं बीमार होते हुए भी करती हूँ, पर लेकिन मतलब वो स्ट्रगल, और बहुत स्ट्रगल भी होता है, लेकिन अचीव करती हूँ। yes. ये क्यों अचीव कर पा रहे हैं आप? सभी लोग देखो इसको, मैं केवल, ये तो अभिलाषा जी की तो कुंडली है इसीलिए इनको थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आप सभी लोग देखो कि इनकी एजुकेशन क्यों नहीं रुक पा रही बीमार होने के बाद? क्योंकि एजुकेशन के घर पे किसकी नजर है? लग्नेश की। तो जो पीएसी रिलेशन है, प्लेसमेंट आस्पेक्टिंग, आस्पेक्टिंग मतलब देखने वाले, तो चंद्रमा उसको देख रहा है, लगन देख रहा है पंचम भाव को, यानी कि उसको अंजाम तक पहुंचाने में मदद कर रहा है चंद्रमा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा सबको? हाँ जी। जी। हमने जिन जिन चीजों पे चर्चा की वो की हाउसेस, हाउसेस के प्लैनेट्स,
5th हाउस, 5th लॉर्ड, पंचम भाव का स्वामी, और उसमें भी यानी कि इनका लगन प्रॉमिस कर रहा है कि इनकी एजुकेशन होने वाली है। लगन क्या प्रॉमिस कर रहा है कि इनकी एजुकेशन रुकने वाली नहीं। अब एक चीज और, मैंने कहा था कि एजुकेशन के 2 सिग्निफिकेटर हैं, बृहस्पति और बुध, यानी कि केवल हाउसेस को ही नहीं देखना, हाउसेस के लॉर्ड को नहीं देखना, 2 सिग्निफिकेटर भी देखने हैं। क्या देखना? सिग्निफिकेटर गुरु और बुध। गुरु, उनकी भी प्लेसमेंट देखेंगे, उनकी भी दृष्टि देखेंगे, सब कुछ देखेंगे उनको। अब सिग्निफिकेट है गुरु 8वें घर में, 8वें घर, और स्वामी किसका है? शनि। शनि। गुरु किसका स्वामी है? गुरु 8वें, 6th और अपने हाउस का 9th हाउस का। गुरु 9th का है, 6th का भी है सर, 6th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड है, 9वें घर का स्वामी है, 9वें घर का स्वामी, भाग्य का स्वामी। 9th और ये देखो ना, 6th एंड 9th का हो गया ना, 6th एंड 9th हाउस। छठा घर इंसान के एफर्ट्स हैं, रोग ऋण रिपु वो तो सारी बातें हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन के एंगल से हम इसको चेक कर रहे हैं। तो एफर्ट्स प्लस भाग्य, भाग्य और एक चीज देखो, भाग्य का स्वामी अगर 8वें घर में चला गया, वो अपने से 12वीं राशि में भी चला गया। हाँ जी, अपने से 12वें घर में चला गया, ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या ये विपरीत राजयोग नहीं बन रहा? हाँ जी, छठे घर का स्वामी हाँ 8वें, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो कैसा होता है? हाँ जी, अच्छा होगा सर। ठीक है ना, यानी कि गुरु ने एजुकेशन वाइज अच्छा करना है। और कमाल की बात यह है कि गुरु पे कोई खराब दृष्टि भी नहीं है, गुरु पर कोई खराब दृष्टि नहीं है। ये देखो, किसी भी, ना तो शनि की है दृष्टि गुरु पर, ना मंगल की है, बस वो बैठ 8वें घर में गया और यहां से 8वें घर में बैठ के वो 12वें घर को, दूसरे घर को और चौथे घर को देख रहा है। और गुरु जहां देखता है वहां क्या करता है? अच्छा, तो जब हम चौथे घर की बात कर रहे हैं, चौथे घर पे गुरु की दृष्टि है, 9वीं दृष्टि। चौथा घर किस चीज का है? सुख भाव, सुख भाव, यानी कि इनके बचपन में, चौथा घर बचपन भी होता है ना, हाँ जी, यानी कि इनके बचपन में, बचपन पर गुरु की दृष्टि है, यानी कि इनको गुरु से, बड़ों से अच्छा ज्ञान मिला है इनको बचपन में। गुरु की दृष्टि है ना, गुरु तो ज्ञान है गुरु। तो बचपन में आपकी जो नींव पड़ी एजुकेशन की या आपके इंटेलेक्चुअल लेवल की, उसमें बड़ों का और आपके उस बचपन के एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव है। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। पता चला जी? हाँ जी, इसमें पेरेंट्स और बड़े भाई बहन, बड़े भाई और जो टीचर्स हैं, सब हैं, सब।
अब बात करते हैं दूसरे सिग्निफिकेटर की। दूसरा सिग्निफिकेटर का है दृष्टि। सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस किसके साथ है? सन एंड वीनस। सन कौन से घर का स्वामी है? सन है सेकंड हाउस का। सेकंड हाउस का। सन वैसे तो पिताजी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, सूर्य पिताजी का कारक होता है, और यहाँ पर इनको ज्वाइंट फैमिली भी दे दी। हाँ जी। और उसके साथ बुध महाराज बैठे हुए हैं। और चौथे घर के स्वामी, चौथे घर का स्वामी जो शुक्र है, वो भी बुध के साथ। कितना इनका योग बना, कितना बढ़िया योग बना कि चाहे इनका परिवार ज्वाइंट फैमिली हो, पिताजी हो, या इनके बचपन का सारी सराउंडिंग इनकी एजुकेशन में बढ़िया लेवल पे कंट्रीब्यूट किया। ये कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस और मरकरी वहां बैठता है। क्योंकि सेकंड जो सिग्निफिकेटर था जुपिटर, वो भी इनका अच्छी कंडीशन। सूर्य के साथ बैठता है तो क्या बनाता है? बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग। और यहाँ पे अपने नेचुरल फ्रेंड शुक्र के साथ भी है। हाँ जी। नेचुरल फ्रेंड शुक्र के साथ होने की वजह से ये भी एक अच्छा इन्होंने योग बनाया। सर अगर इसमें, लेकिन इसमें क्या बुध अस्त है या नहीं, वो चीज हमने देखी है? ये देखो यहाँ पे बुध इनका अस्त नहीं है, ये रहा ना मरकरी, ये चीज भी जरूर देखते हैं हम। हाँ जी। अगर हम बुध अस्त, यहाँ पे बुध अस्त होता, वो कंबस्टेड होता, तो हम क्या कहते कि जी बुध जो सेकंड सिग्निफिकेटर है वो अच्छी सिचुएशन में नहीं है। अब ये ओवरऑल इस कुंडली को देखेंगे जब हम एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन और इंटेलिजेंस, फिर मैं कह रहा हूं कि अभी बेसिक पे हम इंटेलिजेंस भी लेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस के बगैर एजुकेशन का होना थोड़ा मुश्किल है। तो इनकी इतनी शार्प बुद्धि इसलिए है क्योंकि यहां पर राहु महाराज बैठ गए, चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। इसका दूसरा सूत्र और लिखो, अगर मंगल की दृष्टि या मंगल की प्लेसमेंट फिफ्थ हाउस पर हो तो ऐसा इंसान अकाट्य तर्क देता है, यानी कि ऐसे लॉजिक देता है जिसको कोई काट नहीं सकता। सर ये दोबारा बता दीजिए, क्या बताया आपने? ये अगर दृष्टि और प्लेसमेंट, अगर दृष्टि या प्लेसमेंट फिफ्थ हाउस में हो मंगल की, अगर मंगल की दृष्टि या प्लेसमेंट फिफ्थ हाउस में हो तो ऐसा इंसान ऐसे लॉजिक देता है जिसको काटना मुश्किल होता है। और इस कुंडली में मंगल महाराज, देखो मार्स के आगे मंगल के आगे माइनस लिखा हुआ ना, यानी कि ये पिछले घर के भी प्रभाव देगा। मंगल क्या देगा? माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा तो पिछले घर में जाएगा ना। ये देखो ये मंगल है, मंगल के सामने माइनस है, माइनस का मतलब पिछला घर। ठीक। तो ये पिछले घर के भी, यानी कि मंगल बैठ गया। ऐसे ऐसे लॉजिक लोगों के सामने दे लोगे कि लोगों की बोलती बंद।
सर उसका रीजन क्या है सर, इसमें हम लोग समझे तो। देखो अब हर चीज का ना एक रीजन होता है। ये नोट कर लो, मंगल लॉजिक का कारक है। लॉजिक किससे आता है? मंगल की मंगल से। प्लेसमेंट और अगर दृष्टि। बुद्धि के घर में मंगल बैठेगा तो वो लॉजिक देगा ना, वो हाँ जी हाँ जी। लॉजिक देगा वो। अगर बुद्धि के घर को देखेगा तो भी लॉजिक देगा। सर मेरे 11th हाउस में मंगल है, तो इस वजह से आपकी बात मैं कोरिलेट कर रहा था, मेरा एक्सपेक्ट कर रहा है 5th हाउस को। लगन कितना नंबर है आपका? सर यही है सर, कर की हूं मैं भी। यहाँ करक लगन के भरे पड़े हैं, मैं करक लगन आप भी कर को। चलो ठीक है। तो कर्क लगन में जब मंगल वहां पर बैठता है तो नेचुरली वो लॉजिक देगा, वो लॉजिक से काम करेगा और लॉजिक उसको बहुत जल्दी समझ भी आएंगे। ठीक है? हाँ जी। ठीक है। लेकिन आपका राहु और मंगल आमने सामने हो गया विक्रम जी। हाँ सर आमने सामने है सर, आमने सामने हो गया, जिसकी बड़े वजह में से सर तर्क के साथ कुतर्क भी करने लग जाओगे आप। को तर्क भी चालू होते हैं। फिर भी जाते हैं। हो गए एक दूसरे। हाँ सर। चलो अब हम बात करते हैं D9 की, कि अभिलाषा जी ने इतनी अच्छी एजुकेशन, यहां से प्रॉमिस हो रहा है, इनके प्रॉमिस मिल रहे हैं यहाँ पर इनकी कुंडली में जी। है? हाँ जी। अब अगली उस पे जाते हैं। इनका ये D9 है। जूम होता है ये कहीं से? एक सेकंड। अब ये नवमांश कुंडली सबको दिख रही है? हाँ जी। ये वाली, इसको और जूम कर दो। ये D9 कुंडली, ये नवमांश कुंडली आ गई जी, ये वाली। आ गई। अब इस नवमांश कुंडली में देखेंगे हम, इस नवमांश कुंडली का स्वामी कौन है? लग्नेश शनि बृहस्पति। जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर महाराज कौन से घर में बैठे हैं? चले गए। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में। ठीक है। और थर्ड हाउस में बैठ के किस किस को देख रहे हैं वो? 7th हाउस को, 7th 5वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहे हैं। 7वीं से 9वीं को। 7वीं घर से 7वीं दृष्टि से ये उनको भाग्य के घर को देख रहे हैं, और 9वीं दृष्टि से 11वें घर को देख रहे हैं। तो जुपिटर महाराज जब 5वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखते हैं तो वहां पर देखो मून बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, और चंद्रमा कौन से घर का स्वामी है? चंद्रमा 5वें घर का, 5th हाउस का। एजुकेशन का स्वामी है। यानी कि यहां पर भी एजुकेशन का स्वामी जो अफेक्टेड है जुपिटर से, किसके साथ बैठा हुआ है? ये बुध के साथ है और वीनस। यस। जब भी याद रखना,
अगर साइंटिफिक बातें करता है और जब बुध शुक्र के साथ बैठता है, ऐसा इंसान एस्थेटिक बातें करता है, बहुत उसके अंदर ना कला के क्षेत्र में, चाहे वो डांस है या कोई और किसी तरह की कला है, वो शानदार। तो यानी कि आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपकी जो साइंटिफिक अप्रोच प्लस आपकी कला, वो जबरदस्त होगी। सही है? हाँ जी। ठीक है। अब सोच सकते हो कि आप कैसे ऐसे क्यों हो, वो सारा ग्रहों का खेल है। यानी D9 में जब देखा कि 5वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठ गया सौम्य ग्रहों के साथ, सौम्य ग्रहों के साथ अच्छे भाग जो हैं प्लैनेट्स हैं, मरकरी और वीनस, उस पर गुरु देख रहा है, उसको ये मंगल देख रहा है जो कि भाग्य का स्वामी भी है। भाग्य का स्वामी मंगल देख रहा है ना। हाँ जी। अब सोचो इनकी एजुकेशन क्यों ना हो। एक सेकंड कॉल ले लेना। जी भाई सुनो, मैं क्लास लेने लग रहा हूँ, मैं क्लास के बाद कॉल करूँ एक बार आपको 6 बजे के बाद। वैसे मैं 24 मिनट जी। तो आप ये देखिए कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ, यहाँ पे मैं हेल्थ की बात नहीं कर रहा, रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और चीज की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पे केवल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि देखिए इनकी एजुकेशन इतनी अच्छी क्यों बनी, क्योंकि इनकी लगन कुंडली में 5th हाउस, एफर्ट्स, इनका बचपन, सारी चीजें पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करती गई, लेकिन हेल्थ खराब होने की वजह से इनका एजुकेशन का स्ट्रगल थोड़ा बढ़ गया। लेकिन उस हेल्थ खराब होने के बावजूद इनकी एजुकेशन में हर्डल नहीं आएंगे, स्ट्रगल बढ़ा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के घर पर एजुकेशन को पूरा करने के लिए खुद इनका लगन यानी इनका शरीर वहां पे अड़ के खड़ा हुआ है, उसको देख रहा है एजुकेशन को। ये प्रिडिक्शन है। ये D1 इनकी कुंडली दिखा रही है और D9 इसको प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करवा रही है, प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करवा रहा है। नवमांश कुंडली भाग्य भी साथ दे रहा है। ठीक है। हाँ जी। अब आप आर्ट के फील्ड में इतने अच्छे कामयाब क्यों नहीं हुए? कभी सोचा है? आपके अंदर बहुत अच्छी आर्ट है पर कामयाब कभी नहीं होगी, रिकॉग्निशन मिलेगा ही नहीं आर्ट से आपको। हाँ जी। बता सकते हो क्यों? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वीनस जो है वो यहाँ पर तो नीच का है, वीनस नीच का हो रहा है ना। यस,
देखो भाग्य की कुंडली में, भाग्य में शुक्र नीच अवस्था में है। हाँ जी। शुक्र नीच अवस्था में है। एक सूत्र और लिख लो, जिस इंसान की कुंडली में 6 ग्रह या ज्यादा ग्रह 20 डिग्री से ऊपर के होंगे, वो इंसान अपने फील्ड में पॉपुलर। सर आवाज कट रही है आपकी, एक बार दोबारा बोल दीजिए। जिस इंसान की कुंडली में 6 ग्रह, 5 या 6 ग्रह या उससे ऊपर, उससे ऊपर का मतलब 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 20 डिग्री से ऊपर के होंगे, वो इंसान काफी पॉपुलर इंसान होगा अपने फील्ड में। यहां पे इनकी कुंडली में 1 2 3 4 5 ग्रह 20 डिग्री के ऊपर हैं, और 2 ऐसे ग्रह हैं जो के आसपास पहुंच रहे हैं। मतलब छोटी कम डिग्री के तो 2 ही ग्रह हैं जो 10 से कम। तो ये अपने फील्ड में ठीक ठाक पॉपुलर रहेंगे, यानी कि अबो एवरेज पॉपुलर रहेंगे, बहुत तो नहीं लेकिन अबो एवरेज पॉपुलैरिटी रहेगी, एवरेज से ऊपर पॉपुलैरिटी रहेगी। 1 या 2 ग्रह और 20 डिग्री या उससे ऊपर चले जाते तो इनकी पॉपुलैरिटी एक लेवल पे पहुंचती और वहीं रहती। फिर ये सूत्र है। भेजे एक बार रिपीट करेंगे, आवाज कट रही है बार बार। डिग्री से हम कहाँ तक ले सकते हैं, क्योंकि बाद की डिग्रीज तो वैसे भी डाउन डिग्रीज हो जाती हैं, जैसे 27 मैं पॉपुलैरिटी की बात कर रहा हूँ कि 20 डिग्री 25 डिग्री 28 29 डिग्री, अच्छा चल जाएगा 29 तक भी, कितनी भी डिग्री हो, लेकिन ज्यादा ग्रह होने चाहिए। ओके ओके ठीक है। हाँ जी। तो होगी एक कुंडली, एक कुंडली हम और लगाएंगे, ठीक है जी, और उस कुंडली के साथ हम रैपिड फायर कोई भी बताओ, एक डिटेल्स और बताओ प्लीज। मैं बताता हूँ भेजे, मैं बताता हूँ जी। कन्व नाम है, 10 फरवरी 1990, 10 Feb 1990। टाइम जी इसका टाइम है भैया 7:30 बजे, मॉर्निंग इवनिंग AM, सॉरी 7:30 AM। 7:30 AM मेल। प्लेस ऑफ बर्थ शहादरा दिल्ली। दिल्ली ना, ठीक है। हाँ जी। विजिबल है सबको? मघा, ये तो आप देख लीजिएगा, ये जो पंचांग, बट हम सीधे एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन में फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस,
4th हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस। ओके, 5th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। एक सूत्र लिख लो, जब भी सिग्निफिकेटर, जब भी एजुकेशन के सिग्निफिकेटर कौन कौन से हैं? बुध और गुरु और जुपिटर, जुपिटर एंड मरकरी। ये सेंटर में मतलब ट्राइंगल, त्रिकोण में लगन, पंचम, नवम, ये त्रिकोण है, ट्राइंग या सेंटर, इनमें बैठेंगे तो ये एजुकेशन के फील्ड में अच्छा करेंगे। ये सूत्र है। अब इनका जुपिटर देखो जी, सॉरी 5th लॉर्ड कौन है? बुध है। बुध बुध। बुध बैठा कहाँ है? बुध है 12th हाउस। 12th हाउस में। इसके साथ सूर्य और राहु। सूर्य और बुध और सूर्य बैठते हैं तो बुधादित्य योग बनते हैं, और बुध के साथ राहु आ जाता है, बुध के साथ राहु आता है, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक मुद्दा है। 5th हाउस में जुपिटर बैठ गया, इट इज गुड। बुध यहां पर बैठ के इसके सॉरी जुपिटर यहां बैठ के इसके भाग्य को देख रहा है, 11 देख रहा है और लगन को देख रहा है, तो यानी कि लगन तो वैसे ही ठीक हो गया। 11वें घर में लग्नेश बैठ करके, 11वें घर में लग्नेश लगन को देख रहा है। 11वें घर में लग्नेश बैठकर, यानी कि शनि महाराज बैठकर लगन को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं। मार्स फिर से उसको देख रहा है, पंचम भाव को, और वीनस भी पंचम भाव को देख रहा है। सोचो 5वें घर पे कितनी दृष्टियां हैं, कितने सारे रिलेशन बन गए 5वें घर में। 5th लॉर्ड के कितने सारे रिलेशन बन गए। सर इसमें शनि 5वें घर को देख रहा है तो वो उसको खराब कर देगा। बिल्कुल हर डल देगा, लेकिन शनि या मंगल जब भी देखेंगे खराब करेंगे। लेकिन 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 देखो 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 ध्यान से, शनि इस कुंडली में क्या है? शनि लग्नेश। अब लग्नेश क्या होता है? कुंडली में मैंने बोला कुंडली में अच्छा ही काउंट करना। आ रही है, समझ नहीं आ रहा, आवाज आ रही है मुझे भी। सबको म्यूट कर दो निधि जी, सभी को म्यूट करना। यस, अब आवाज ठीक है? हाँ जी, आ रही है। ठीक है, तो अब ये देखो कि लग्नेश हर कुंडली में, मतलब लग्नेश किसी भी कुंडली में देखोगे कि अच्छा ही काउंट करना है अपने को, बशर्ते वो नीच अवस्था में ना हो या कोई और उसके साथ खराब स्थिति ना हो। तो यहां पर शनि अच्छा करेगा या खराब है? शनि लग्नेश है, शनि अच्छा वजह से अच्छा करेगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सूत्र लिखवाया था कि मंगल अगर 5वें घर को देखे तो लॉजिशियन होता है, ऐसा बहुत ज्यादा लॉजिक देता है। तो है ना? मंगल हो गया इधर। हाँ, तो मंगल की दृष्टि है 5वें घर पर। यस, है ही सभी की 7वीं दृष्टि से देख रहे अब पहला इसका जो प्रॉमिस है कुंडली में, वो प्रॉमिस ये है कि ऐसा इंसान दिमाग को बहुत, बुद्धि को बहुत तेज चलाएगा, जबरदस्त लॉजिक देगा।
अब देखते हैं कि क्या ये भाग्य भी इसको साथ दे रहा है या नहीं, केवल कुंडली कुंडली में रह गए, D1 में रह गए। उधर देखो 5th लॉर्ड कौन है, जुपिटर, और वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है वीनस के साथ। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि ऐसे इंसान की एजुकेशन अच्छी होने वाली है और लॉजिकल होने वाली है। ऐसा इंसान बहुत खोपड़ी होता है। हाँ भाई, LLB किया हुआ भैया मैंने कहा ना लॉजिक। जी। ये सारी बात भी लॉजिकली करता होगा। वकील है वो, तो वकालत की तरह ही बात करता है नॉर्मली। अब ये देखो, जो मंगल ने जब उस पर दृष्टि डाली, मंगल ने दृष्टि डाली और उसने लॉजिक देने शुरू कर दिए। एजुकेशन यानी कि 5th हाउस में, केवल मैं 5th की बात नहीं कर रहा, जब भी जुपिटर और मरकरी ट्राइन यानी कि ट्राइंगल में बैठेंगे, त्रिकोण में बैठेंगे, वो अच्छा ही करेंगे। और इसी तरह D9 में चले जाओ, D9 में पंचम भाव का स्वामी कहां बैठा है, 2nd हाउस में बैठा है। किसकी राशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है। किसके साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है, एक सौम्य ग्रह के साथ बैठा है। और उसके ऊपर कोई खराब दृष्टि नहीं है। यहां पर वो LLB में बहुत अच्छा क्यों नहीं कर पाया। एक और चीज, ये इसने ना जुडिशरी की तैयारी की होगी, पूछो इससे। हाँ भाई, मतलब एक्सपेक्टेड आगे नहीं हुआ। एजुकेशन तो अच्छी है, अभी आगे जो आप बताने वाले वही सुनना भैया। चलो, इसकी ये जो राहु जिसके साथ आ गया ना, पंचमेश के साथ। अब देखो प्रोफेशन की बात करेंगे, इसके प्रोफेशनली सक्सेस होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो प्रोफेशन की बात करेंगे। पर एजुकेशन के मामले में मैंने कहा ना, ये जुडिशरी की बात कर रहे थे। शनि और गुरु, शनि हमेशा न्याय करता है और गुरु ज्ञान का देवता है। जब न्याय और ज्ञान मिलता है तो इंसान जजों की तरह बात करता है। ऐसा इंसान खराब नहीं करेगा, जनरली अच्छे की तरफ रहे। ऐसा इंसान को हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अच्छा ही करेगा। बेसिक मर्जी कितना लॉजिक लगा ले, दिमाग से खोपड़ी कर ले, कुछ भी कर ले, जज टाइप के लोग होते हैं इसे, जो जुडिशरी में ना, न्यायाधीश। अब वो प्रोफेशनली सक्सेस होगा नहीं होगा, वो प्रोफेशन करेंगे तब बताएंगे। अभी केवल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। और जब भी गुरु और शनि आमने सामने होंगे तो उसका इंसान का वकालत की तरफ ऑटोमेटिक झुकाव हो जाता है। इसकी स्टडी ऑटोमेटिक वहां चली जाएंगी। ओके, यानी कि प्रोमिसेस ठीक है इसकी एजुकेशन पे, कोई बड़ा एक राहु को छोड़ के और कोई खराब नहीं कर रहा है इनके साथ। भैया जी, अगर जैसे ये तीसरे घर मतलब 5वें घर का मालिक जो है वो 12वें घर में जाके बैठा है, तो इसको किस तरह से समझना है? पंचमेश अगर 12वें घर में जाके बैठता है, अकेला खासकर बैठा तो खराब, लेकिन जब ये इसके साथ आ गया सूर्य के साथ, तो उसने क्या बना दिया? बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग। अपने से अष्टम में बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठने क्या बना दिया? खराब। खराब। पंचम से अष्टम में बैठा हुआ है, खराब जी। और भैया इसका हर्डल्स यानी कि एजुकेशन बहुत सक्सेसफुल नहीं होगा एजुकेशन के फील्ड में। ये सोचे कि मैं LLB कर लूं
फिर ML कर, जो भी इसकी मास्टर डिग्री होती है, फिर PhD कर लूं, नहीं कर पाएगा जी भैया। और इसको अगर हम विदेश में पढ़ाई के मामले से जोड़ना हो तो वो कैसे देख सकते हैं 12वें घर के साथ पंचमेश का संबंध जो है? एक चलो एक मैं सिग्नल, वो एक क्लू दे देता हूं, लेकिन एक वो इंडिपेंडेंट टॉपिक है कि एजुकेशन जो विदेश में स्टडी की। देखो मून की महादशा चल रही है इसकी, चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है इसकी चंद्रमा की ही। चंद्रमा इसके 7वें घर में बैठा हुआ है, और 7वां घर जो होता है वो एजुकेशन के फील्ड में कौन सा, मतलब किस डिपार्टमेंट के लिए होता है। पत्नी को छोड़ दो, पार्टनरशिप को छोड़ दो, डेली इनकम को छोड़ दो। एक और खास बात बताई थी मैंने सप्तम भाव की। ये सप्तम भाव होता है, एक प्रबल मारक भाव होता है, और एक जो उसमें आयु का होता है, और कानूनी सलाह और कोर्ट कचहरी से रिलेटेड होता है। यस मैं इसी पॉइंट पर था, कानूनी सलाह, कोर्ट कचहरी। तो कोर्ट कचहरी का तो वो काम कर रहा है, लेकिन मुझे ये बताओ 12वें घर से क्या इसका कोई संबंध दिख रहा है मुझे अभी? चंद्रमा की महादशा पर 12वें घर का कोई संबंध दिख रहा है क्या? सूर्य बैठा है वहां पे 12वें घर में। यस, सप्तमेश वहां पर बैठा हुआ है और सप्तम में ये बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान कोशिश करेगा वहां जाने की। ओके, विदेश जाने की। ठीक है भाई जी। ये थी 2 कुंडलियां। अब किसी को कुछ भी पूछना है, ये ना अभी हम इस विषय में उतरे हैं, जैसे ही उतरे हैं कुछ आपको समझ में आएगा, कुछ छूट जाएगा। जो छूट गया उस पर ध्यान मत दो, जितना समझने की कोशिश करो, जो समझ में आता जा रहा है उसको समझो बस। सर अगर ग्रहों की पोजीशन तो अच्छी है लेकिन डिग्री कम है, उसका भी फर्क पड़ेगा फिर? डिग्री के लिए मैंने एक चीज बोली थी, वो केवल अलग पॉइंट था कि अगर 5-6 ग्रहों से ऊपर, 6 या 6 ग्रह से ऊपर की डिग्री अगर डिग्री से ऊपर चली जाए तो इंसान अपने फील्ड में पॉपुलर होगा। एजुकेशन की बात नहीं, पॉपुलैरिटी की बात की थी। नहीं, एजुकेशन के फील्ड में अगर पंचमेश की स्थिति अच्छी है या गुरु की अच्छी है लेकिन डिग्री कम है इनकी, एक उससे केवल बाधा आ सकती है, रुक नहीं सकती एजुकेशन। और कम कितनी कम, मान लो कोई 5 डिग्री 4 डिग्री अगर ऐसे है तो ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वहां पे गड़बड़ हो जाती है बस, शुरुआत की या लास्ट की 1-2 डिग्री बस। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो अब मोटा माटी जितनी हमारी बातें हुई हैं उसको समअप कर देते हैं, कर दें समअप? सर एक क्वेश्चन और है, आपने ये बताया कि इसमें वो विदेश जाने की कोशिश करेगा, क्या वो जा पाएगा? लेकिन मुझे नहीं पता जी, ठीक है, क्योंकि जैसे ही इसमें इफ एंड बट आएंगे ना, मैं वो प्लेसमेंट बताऊंगा तो अगले 10 क्वेश्चन आ जाएंगे और हम डिरेल्ड हो जाएंगे अपने इससे। वापस हम इसी एजुकेशन पे आते हैं। मैंने अभी जो भी बातें की, वो बातें की, पंचम भाव, 5th हाउस, 5th लॉर्ड, यानी 5th लॉर्ड का मतलब पंचमेश की बात की, PAC यानी कि रिलेशनशिप, PAC यानी कि प्लेसमेंट और कंजंक्शन, यानी कि इन संबंधों की बात की, कौन उसको देख रहा था, कौन उसके साथ बैठा हुआ था, वो पंचमेश कहाँ बैठा हुआ है ना? तो ये हमने बात की। हमने बात की
कि D9 में वो सारे के सारे ऊपर वाले फॉर्मूला वहां पे भी चेक किए और मोटा मोटा हमने अंदाजा लगा लिया कि ऐसा इंसान एजुकेशन के फील्ड में क्या करेगा, कैसे करेगा। जब हम फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस की बात करेंगे तो एजुकेशन की और गहराई को जान पाते हैं, एजुकेशन की और गहराई को जान पाते हैं। अदरवाइज मोटा मोटा एजुकेशन को केवल हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे, लेकिन फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हाउस इंसान के नेचर को और इंसान की एजुकेशन को गवर्न करता है। अभी ये शुरुआत है, अभी ये देखेंगे कि पंचम भाव का स्वामी किस नक्षत्र में बैठा है, उसको टाइप ऑफ एजुकेशन के लिए देखेंगे, तो उसको नेक्स्ट क्लास में। बट अभी केवल ये समझना है कि कौन से बच्चे अच्छी एजुकेशन लेते हैं और किसी ने एजुकेशन अच्छी नहीं ली तो क्या कारण है उसके। यही कारण है, उसका पंचम भाव का स्वामी खराब होगा, उसका सिग्निफिकेटर खराब होगा, उसकी प्लेसमेंट खराब होगी, पीएससी रिलेशन खराब होंगे, D9 में उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, या 1, 2, 4, 5 इनसे कोई ना कोई हर्डल मिली उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे सभी लोग 5 5 या 4 जितनी भी ला सकते हो, उससे कम भी कर सकते हो। जो जिन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है वो, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ पाए वो, 2 3 3 कुंडलियां दोनों टाइप की जरूर अपने पास रखिए। जैसे आज डिस्कस किया ऐसे ही कि क्यों नहीं पढ़ पाया, क्यों नहीं पढ़ पाया, और पढ़ पाया तो कोई क्यों पढ़ पाया, इस क्यों की वजह से। जब ये क्यों हमारे ब्रेन में क्लियर होगा तो ये मान के चलो हम अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले अपने खुद को क्लियर करना है कि हम कुंडली को कैसे देखें, कैसे आगे बढ़ेंगे।